अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं अली परवेज़ मलिक साहब, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, रेवेन्यू एंड पावर हैं। और यही वो तीनों शोबे हैं जिसमें इस वक्त पाकिस्तान को शदीद पेचीदा किस्म के आपसे कह लें कि जो चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इससे किस तरीके से निपटा जाएगा, एक स्ट्रेटजी क्या है, गोइंग फॉरवर्ड क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, इन तमाम चीज़ों को और मजमूई जो मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ज़रा पावर के हवाले से हम बात कर लेते हैं। पावर पाकिस्तान में इस वक्त अक्रॉस द कंट्री जो बिजली के इन्फ्लेटेड बिल्स हैं वो लोगों से संभाले नहीं जा रहे। आपको पूरी सूरत हाल इस वक्त का पता है कि लोग यकीन मानिए खुदकुशियों के ऊपर मजबूर हो गए। ऐसे में जो बात की जा रही थी आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और सियासी जमातों का सिट इन भी हुआ इस हवाले से, और हुकूमत की यकीन दहानी के जनाब उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिविजिट किया जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन दूसरे कॉर्नर से हमें ये पता चलता है कि जनाब ये जो मुआहदे हैं ये सॉवरेन गारंटी की ढाल के पीछे खड़े हो जाते हैं जाके। और अब कल मेरे ख्याल से काबीना में भी ये बात हुई कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सेक्रेटरी पावर जो हैं वो जाके चंद लोगों को दिखाएंगे, पूरी काबीना को भी नहीं दिखाए जाएंगे। तो हमें नहीं पता उसमें ऐसा क्या है, क्या वो आपके कोई न्यूक्लियर एसेट या यूरेनियम को इनरिच करने की बात की जा रही है जितना खुफिया है। तो पहले तो ये बताइए कि हुकूमत का मौक़िफ़ इस वक्त क्या है आईपीपीज़ के हवाले से, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। क्या वंस फॉर ऑल ये हो चुका है या इसमें कुछ सुधार के चांसेस भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया और इसमें बिल्कुल आपने अपने इब्तदाइये में ठीक बात की कि ये जो तीन शोबे हैं जिसके अंदर रेवेन्यू, फाइनेंस और पावर तवानाई का जो शोबा है, यही वो जगह है जहाँ पे मईशत के अंदर सारा जो हमने सुधार लाने की कोशिश अगर हम करेंगे और यहाँ पे अगर हम कामयाब होंगे तो यकीनन पाकिस्तान को एक पायदार और देरपा तरक्की के सफ़र के ऊपर हम डाल सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जहाँ तक आईपीपीज़ और पावर सेक्टर के जो चैलेंजेस हैं उनकी बात है, देखें मैं यहाँ पे कोई सनसनी फैलाए बगैर मैं आपसे एक ज़िम्मेदार अंदाज के अंदर, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार पोजीशन के ऊपर बैठा हूँ, मैं कोशिश करूँगा मैं गुफ्तगू करूँ और हक़ाइक़ की बिना के ऊपर करूँ, ख्वाहिशात की बिना के ऊपर ना करूँ। क्योंकि अगर ख्वाहिशात के ऊपर बात करनी हो तो शायद मेरे से ज़्यादा कोई भी उस असम्बली के अंदर जो हमारी आवाम जिस तकलीफ़ के अंदर है, हमारे जो कारोबारी लोग जिस तकलीफ़ के अंदर हैं, कोई भी ना जानता हो। क्योंकि मैं एक तो शहरी हल्के से भी बिलोंग करता हूँ और उसके बाद मैं इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, एप्टमा का चेयरमैन भी रह चुका हूं। तो मैं बिल्कुल उसको एक्नॉलेज करते हुए हकायक के मबनी के ऊपर आपसे बात करूंगा। सर एग्जैक्टली हम भी हकीकत आपसे सुनना चाह रहे हैं, जो हकायक हैं वही आपसे जानना चाह रहे हैं, चाहे वो कितने ही तल्ख क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है बताना। जी सर। जी, मैं अब आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि हमारे ये जो प्लांट्स लगे हैं जिनको हम आईपीपीज़ कहते हैं इमरान साहब, ये तीन पॉलिसियों के तहत लगे हैं। 94 की पॉलिसी के तहत, 2002 की पॉलिसी के तहत और 14-15 की जो पॉलिसी है उसके तहत के सारे प्लांट्स लगे हैं। और एक बुनियादी नुक्ता जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सर्दियों के अंदर डिमांड 10,000, 12,000 मेगावाट पे आ जाती है और गर्मियों के अंदर ये 25, 27, 28, 30,000 मेगावाट तक, डिपेंडिंग कि आप वो कंस्ट्रेंट डिमांड की बात कर रहे हैं कि अनकंस्ट्रेंट डिमांड की बात कर रहे हैं। और आपने ऑफ ग्रिड पे जो आपकी सारी की सारी बिजली की खपत है उसके साथ आपने क्या करना है। तो मेरी गुजारिश ये है, जब आपका सिंगल बायर मार्केट हो जो कि पाकिस्तान में है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ये जिम्मेदारी लेती है कि हम सारी की सारी तवानाई खुद खरीदेंगे और आगे फिर डिस्कोस को बेचेंगे और उसके बाद डिस्कोस के जरिए ये कंज्यूमर तक जाएगी, तो इस सूरत हाल के अंदर कोई भी शख्स आके पावर प्लांट्स नहीं लगाएगा अगर आप उसको ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते कि उसकी जो बैंक का सूद, उसकी किस्त और उसका जो इंटरेस्ट है उसका बोझ जो है हुकूमत किसी ना किसी तरह से उसको प्रोटेक्ट करेगी। एंड यही वो कॉन्सेप्ट है कैपेसिटी चार्ज का जिसको हम आगे लेके चल रहे हैं और ये दुनिया के अंदर बेपनाह मुल्कों के अंदर है। तो ये कह देना कि इसको टेक एंड पे पे कन्वर्ट कर दे बहुत आसान है, पर जब तक आप अपनी मार्केट को डीरेगुलेट नहीं
नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल ये पॉसिबल है। और हमें इस सारी की सारी गुफ्तगू को इस पस मंजर में देखना चाहिए। ये प्लांट्स उस वक्त लगे हैं जब इस मुल्क के अंदर 12-12, 14-14 हजार, 15-15 सॉरी 14-14 घंटे, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। तो एक चीज ये है। दूसरी बात ये है कि हमने अब ये देखना है कि वो जो प्लांट्स लगे क्या वो इन्फ्लेटेड कॉस्ट के ऊपर लगे या जो जेन्युइन उसकी कीमत थी उसके ऊपर लगे। तो उसके ऊपर भी हमारी जो रेगुलेटिंग एजेंसी है नेपरा, उसके पास हर किस्म की अथॉरिटी मौजूद है कि अगर किसी जगह कोई मैल प्रैक्टिस हुई है, किसी जगह कोई चोरी हुई है, किसी जगह कोई चकारी हुई है, तो वो कल आने वाले दिन उसको नहीं करनी, तो गुजरे हुए कल कर लेनी चाहिए थी। और इसका बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए कि आज तक क्यों नहीं हुई। और अब नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट जो आपने रेज किया, देखें जो हम ये 30 फैमिलियां 40 फैमिलियों की कहानी कर रहे हैं ना, यकीन माने मेरे लिए वो नंबर मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर ये करता है कि किसने वो पॉलिसी बनाई, और अगर गलत बनी तो उसको कटहरे में खड़ा करें, और उसके बाद अगर उस पॉलिसी को किसी ने अब्यूज किया, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 2000 हो, आप उसको कटहरे में खड़ा करें। पर इस तरह से मैं किसी भी आदमी को विलिफाई करने के कतन हक में नहीं हूं। अब आ जाए कि ये जो 3 पॉलिसियां मैंने बताई हैं, इसके अंदर आपकी कैपेसिटी चार्ज की स्लाइसिंग क्या है, क्योंकि बड़ा जरूरी है कि हम सनसनी के बजाय एक्चुअल हकायक के पीछे आए। तो इमरान साहब गुजारिश ये है कि 5% ऑफ द कैपेसिटी चार्ज 100 अरब से कम 2000 अरब के अंदर से वो है कि जो आप इन आईपीपीस को एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए उसकी मटीरियलिटी मेरा नहीं ख्याल कि शायद उस तरह से है जिस तरह से इसकी सनसनी फैला के कही जा रही है। अब ये बुनियादी कैपेसिटी चार्ज कहां से अराइज हो रहा है और इसका हल क्या है, ये मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। देखिए 50% ऑफ दिस प्रॉब्लम, 50% of this problem is arising because government of Pakistan and various provincial governments put up थर्मल जनरेशन प्लांट्स एट रिकॉर्ड प्राइसेस, मतलब कम तरीन कीमत के ऊपर, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, एट रिकॉर्ड स्पीड आफ्टर द 2014 एंड 15 पॉलिसी, क्योंकि आपकी उस वक्त यहां पे लोड शेडिंग थी। इसके साथ साथ बाकी 45%, 45% जो कैपेसिटी चार्ज है वो सीपैक के मंसूबे हैं, जिसके अंदर आपका इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स भी मौजूद हैं, पोर्ट कासिम पे लगा है, साहिवाल पे लगा है, और इसी तरह बाकी आपके प्लांट्स मौजूद हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियर भी इसी बकेट के अंदर आता है। तो मुझे बताएं, इसमें से आप अगर आईपीपीस वालों की गर्दन काटना भी चाहते हैं तो मुझे बताएं वो 100 अरब से कम की बीमारी है, क्या आप अपने टैरिफ को कंट्रोल कर लेंगे? कतर नहीं करेंगे इसको। और ये जो लोग बात करते हैं कि आप अपना जो गवर्नमेंट है प्लांट्स की इक्विटी फोरगो कर दे, रिटर्न फोरगो कर दे, तो इमरान साहब इवन देन योर प्रॉब्लम विल नॉट गो अवे बिकॉज दीज प्लांट्स आर बैक्ड बाय कमर्शियल डेट। 80% तो इसके अंदर कर्ज है। तो मुझे बताएं कर्जों के ऊपर क्या आपने डिफॉल्ट करनी है? वरना अगर कर्ज, उस कर्ज की किस्त और सूद की किस्त उस टैरिफ के अंदर बिल्ट इन है, तो वो किस तरह से आप इस कदम से आप उस मसले को हल करेंगे, मेरी तो समझ नहीं आती। तो एक तो बात ये है, तो इसलिए हमें विलिफाई किसी को करने की जरूरत नहीं है। उन दोस्तों को जिन्होंने हमारी मुश्किल में साथ खड़े हुए, हमारे चाइनीज इन्वेस्टर्स, बाकी के लोग, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर खुद किसी सिस्टम में कमजोरी रह गई है उसको हल करने की तरफ चलना चाहिए। ओके सर, आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहां पे सर मेरे भी कुछ सवाल ले लें साथ में। परवेज साहब, मेरी भी कुछ गुजारिशात हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो बात की जा रही थी 1994, 2002 और 2014-15 की पॉलिसी, उसके तहत जाहिर है कि ये पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगे और ये आईपीपीस आई। ये जो मसला कैपेसिटी चार्जेस का पहले भी था, क्या इस मर्तबा ये जो डॉलर रुपी पैरिटी आपकी आपे से बाहर हुई है, इस वजह से ये इंतहाई संगीन हो गया? इसके ऊपर ज़रा बताइएगा। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है इमरान साहब के प्रॉब्लम मैग्नीफाई होती है जब आपकी करेंसी प्रेशर के अंदर आती है। पर एज फाइनेंस मिनिस्टर मैं एक्सचेंज के ऊपर आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर को चेज करने के बजाय हमें इस चीज को हल करना है कि हमारी करेंसी प्रेशर में आती क्यों है। तो जब तक हम बुनियादी मसले हल नहीं करेंगे तो हम इस करेंसी को रोक के इस प्रॉब्लम के ऊपर इसका हल नहीं कर सकते। टैरिफ को तो शायद हम फिर भी रोक लें, पर उसके बाद जो आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी ओवर ए वैल्यूड एक्सचेंज के साथ, उसको आप किस तरह से हल करेंगे। तो वी हैव टू ग्रेजुएट आवर डिस्कशन
to actual problems, actual causes of the disease, not the symptoms of the disease. हमें जो उसके असरात हैं उनको नहीं देखना, हमें बीमारी को क्योर करना है। सर तो उसका हल तो फिर गवर्नमेंट बिजनेस से अगर आप वो चाहेंगे तो मैं उस पर बात कर लेता हूं। नहीं सर, गवर्नमेंट बिजनेस प्राइवेटाइज हो, डिस्कोस की तरफ आए। पाकिस्तान में फिर आपका जो होलसेल मार्केट थी इलेक्ट्रिसिटी की वो है, बहुत सारी चीजें। देयर इज अ विल, देयर इज वे सर। एब्सोल्युटली करेक्ट जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसीलिए पहले दिन से जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, अवैस लगारी साहब को ये जिम्मेदारी मिली है, औरंगजेब साहब को ये जिम्मेदारी मिली है। बल्कि वो पहला प्रोग्राम मुझे याद है जो हमने आपके साथ किया फ्लैटीज होटल लाहौर में, जब फेडरेशन की तरफ से एक इवेंट रखा गया बजट से पहले, तो मुझे बताएं उसके अंदर कितनी दफा ये सारे लोगों ने ये बात की कि हमें इस्लाहात को एस्केप करने की अब हमारे पास ऑप्शन मौजूद नहीं है, हमें वो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे जिससे हम इस मुल्क को सही रास्ते पर डाल सकें। लेकिन सर उन्हीं मुश्किल फैसलों में इस्लाहात उसी तरफ परवेज मलिक साहब, उन्हीं मुश्किल फैसलों में कल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 500 यूनिट तक का जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ देते हैं, 14 रुपए यूनिट। ये मुझे बताइए कि फिर फिस्कल स्पेस गवर्नमेंट के पास कहाँ है इस तरह के रिलीफ मेजर्स देने के लिए? फिस्कल स्पेस भी तो आप ही ने मैनेज करनी है ना, वो कोई बाहर से तो आके थोड़ी करेगा। अच्छा, मैं इसको बिल्कुल जवाब देता हूं, पर एक सेकंड के लिए ना इमरान साहब, जरा जो हमारे टैरिफ का स्ट्रक्चर है उसका कॉन्स्ट्रक्ट क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूं, एंड देन आई विल कम टू द फिस्कल एनवेलोप वाली बात जो आपने रिसोर्स एनवेलोप की बात की है। देखें, गुजारिश ये तकरीबन 18 रुपए आपका कैपेसिटी चार्ज है जिसका मैंने आपको बता दिया। उसके भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बट उसको मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, वो उसको जरूरत नहीं है बात करने की। 10 रुपए आपके ईंधन की कॉस्ट है। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वगैरह के अंदर जो नुकसान है वो 600 अरब का, आप जानते हैं तकरीबन 100 बिलियन यूनिट आता है, तकरीबन 6 रुपए का वो आपका लॉस जो है थेफ्ट की शक्ल के अंदर और आपका लैक ऑफ पेमेंट की शक्ल के अंदर 6 रुपए वहां से आता है। उसके बाद 1-2 रुपए आपका ट्रांसमिशन के लॉसेज हैं, और उसके अंदर वो प्रॉब्लम भी है कि हमने ट्रांसमिशन की लाइनें नहीं बनाई, और साउथ के अंदर आपके शहर में सस्ती बिजली मौजूद है पर हम नॉर्थ के अंदर उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 6-7 रुपए की हमने टैक्सेशन इस बिजली के ऊपर डाली हुई है क्योंकि हम अपनी बेस को वाइडन नहीं कर सके। तो इन मसाइल को हम हल करेंगे तो फिर ही आप एक देरपा अंदाज के अंदर बिजली का टैरिफ रिड्यूस कर सकते हैं। अब जो आपने बात की कि सूबाई हुकूमतों ने ये क्या एफर्ट किए और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये क्या इकदाम लिया है, देखें गुजारिश ये है कि हमारे लिए IMF के साथ जो शराकत दारी है वो बिल्कुल क्रूशल है इस वक्त, बिकॉज हमारे पास अगले 2 साल के अंदर तकरीबन 50 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज वेरी क्लियर कि हम IMF फ्रेमवर्क को किसी तरह जेपटाइज नहीं करेंगे। हर तरह से हम फेडरल गवर्नमेंट के IMF की जो प्रिस्क्रिप्शन है उनकी पार्टनरशिप को सस्टेन करेगी। पर एक बुनियादी जो चीज आपके सामने आई है ना NFC अवार्ड के बाद, 18वीं तरमीम के बाद, उसके बाद यह है कि बेपनाह वसाइल जो हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास चले गए हुए हैं, और हमने अपने पेट पे पत्थर बांध के अपना PSDP कम करके अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये 200 यूनिट तक गर्मी के अंदर जो लोगों को रिलीफ दिया था उसको मैनेज करने की कोशिश की गई थी, तो उसकी सोच ये थी कि गर्मियों में लोगों की कंजम्पशन ऊपर जाती है, सर्दियों में खुद ब खुद ही बिल कम होना शुरू हो जाएंगे, तो हम तकरीबन ये रनवे क्रिएट कर लेंगे कि हम अपनी इस्लाहात तवानाई के शोबे के अंदर लेके आ जाएं। तो हमने ये किया। उस चीज को देखते हुए अगर सूबाई हुकूमतें जिनके पास रिकॉर्ड वसाइल जिनके पास ट्रांसफर हो रहे हैं इस बजट के जरिए, और सारे का सारा कर्ज का बोझ, सारे का सारा सोशल प्रोटेक्शन का बोझ, सारे की सारी दफा का बोझ वफाकी हुकूमत के पास रहता है, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट वही फॉर्मूला अडॉप्ट करते हुए अपने पेट पे पत्थर बांध के समझती है कि 2 महीने के लिए हमें लोगों को रिलीफ देना चाहिए, जो कि बिल्कुल जायज हक है क्योंकि लोग बेपनाह तकलीफ में हैं। आपने भी कहा लोग खुदकुशियों करने के ऊपर आए, तो इससे कोई बहुत बड़ा मेरा नहीं ख्याल कि कोई निजाम के अंदर भूचाल आ जाएगा। IMF विल आल्सो अंडरस्टैंड के देखें आपको रिफॉर्म विद योर परमिशन एक ब्रेक की तरफ मैं चलूंगा, और जाहिर है कि इस वक्त जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है हो नहीं सकता था, वो तो कर सकती हैं अगर इतनी पेस है, और यकीनन 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड के बाद उनके पास इतना पैसा आता है तो फिर दूसरी सूबाई हुकूमतों को भी करना चाहिए। अली परवेज मलिक हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। अली परवेज मलिक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू, फाइनेंस एंड पावर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, पावर सेक्टर के हवाले से बात हुई, अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात है आईएमएफ। देखिए जी, फॉर माय बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आईएमएफ कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करें, आप अपनी इकोनॉमी का किबला दुरुस्त करें, आप अपनी इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट करें, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं, आप अपना जो टैक्स बेस है उसको ब्रॉडन करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं बहुत सारी जगहों पे। अब ये जो महंगाई की मौजूदा लहर है, स्पेशली पावर अगेन बिल की अगर मैं बात करूं या और चीज़ें बात करूं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि आईएमएफ के अंडर जो बजट था वो इंतहाई सख्त बजट था और हुकूमत जो है वो मजबूर है आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर। तो ये मुझे बताइएगा, बहुत सारी चीज़ें तो हमारे अपने हक में और हमें खुद करनी चाहिए थी, लेकिन हम जोर सारा आईएमएफ के ऊपर डाल देते हैं। मलिक साहब, देखें, मैंने तो आपसे पिछले सेगमेंट में भी बात की कि आईएमएफ की शराकतदारी के साथ हम इस निज़ाम को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब आपका एक्सटर्नल सेक्टर अगर उसके अंदर इतनी स्पेस मौजूद ना हो, आपके पास चंद महीनों के बल्कि चंद हफ्ते के ज़खायर हो गए हों और उसको आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हों और आपके पास अगले 2 साल के अंदर 50 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट हो, तो आपको उनका वो क्लीन बिल ऑफ हेल्थ और आईएमएफ का वो सर्टिफिकेट दरकार होता है, वरना उसके बगैर आपने देखा आपको ऐसी ऐसी सूरत हाल होती है कि हस्पतालों के अंदर दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। आपको पेट्रोल पंपों के ऊपर 2-2 दिन की कतारों के अंदर लोगों को खड़े होकर पेट्रोल 10 लीटर मिलता था। ये श्रीलंका के अंदर हमने सब कुछ देखा ना इमरान साहब। हमने ये भी देखा कि जब हमने आंखों में आंखें डाल के आईएमएफ के साथ लड़ाई करने की कोशिश की तो हमारे समुंदर के ऊपर 8-8, 10-10 हज़ार कंटेनर जो थे वो पार्क्ड थे और हमारे पास इतने ज़खायर मौजूद नहीं थे कि हम एलसीआं रिटायर कर सकते। तो हमें हकीकत पसंद हकीकत पर मबनी एक अंदाज के अंदर इस निजाम को आगे लाके चलाना है और आईएमएफ इज अ रियलिटी। आईएमएफ वो सब कुछ कहता है जो आपने कहा, इसके साथ वो एक और चीज भी कहता है, वो ये कहता है कि अपनी चादर के मुताबिक अपने पैर फुलाओ। तो या तो चादर बड़ी खरीद लो या कि अपना रिसोर्स एनवेलोप, अपने वसाइल, या फिर अपने पैर, अपने अखराजात को समेटने की कोशिश करो। तो इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। द प्रॉब्लम इज कि 70 साल के अंदर हमने अपने वसाइल और हमने अपना जो टैक्स का निज़ाम है उसको एक फेयर निज़ाम की तरफ नहीं ले जा सके, जिसकी वजह से एक नैरो बेस है। हम चंद तनख्वाहदार लोगों के ऊपर, चंद क्या कहते हैं आपके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके ऊपर सारे का सारा बोझ लाते हैं और उसके बाद जो कमी होती है वो रिग्रेसिव, वो गरीब को चुभने वाले टैक्स जो दूध की कीमत के ऊपर और बाकी अशिया के ऊपर लगाने पड़ते हैं उनके ऊपर रिलाय करते हैं। हमारे लिए आज चैलेंज क्या था इस बजट का, जिसके लिए हमारे दोस्त ये कमेंट्री करते हैं कि जी इन्होंने गलत इकदामात लिए, मगर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि बिल्कुल अगर आप मेरी तालीम या मेरी काबिलियत के ऊपर डाउट करते हैं तो यकीनन करें, क्योंकि मैं तो एक हकीर सा, एक नालायक सा आदमी हूं, पर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है मईशत की, उसके अंदर से पढ़ के इस मुल्क के अंदर बेपनाह कुर्बानी के बाद यहां पे आके इस मुल्क की इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है। उनको इन सारी बातों का यकीन माने मालूम है। प्रॉब्लम यह थी कि आपके जो आईएमएफ जैसे जो बाकी के बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जिनकी पार्टनरशिप के साथ आपने इस निज़ाम को आगे चलाना है, इस सिस्टम को आगे चलाना है, वो कहते हैं कि भाई मैं आपकी बात मान लेने से ये तस्लीम नहीं करूंगा कि आप इस दफ़ा वाइडन करेंगे और इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ करेंगे। आप मुझे अपना हिसाब किताब पूरा करके दें, जब वाइडन कर लेंगे तो मेरे पास आइएगा, मैं आपके सारे के सारे जो रिग्रेसिव मेजर्स हैं जिसमें वीएटी की रिडक्शन, जीएसटी की रिडक्शन है, मैं उस वक्त आपके साथ कर लूंगा। तो मुझे बताएं, क्या मैं उनसे सींग पे सींग अड़ा लेता या मैं उनकी बात मान के अपने एफबीआर को डिजिटाइज करके अपनी सप्लाई चेन के ऊपर 236 वाला टैक्स लगा के, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर अगले साल से टैक्स लगा के वाइडन करके 6 महीने बाद उनके पास दोबारा जाके ये गुजारिश करता कि मेरी आवाम तकलीफ के अंदर है, मुझे इस महंगाई के ऊपर देखें मैंने 40% से काबू ला पा के 11% पे ले आया हूं, इंटरेस्ट रेट भी कम होना शुरू हो गए हैं, तो मुझे फिर क्या उनके पास जाना चाहिए था कि उनसे सींग पे सींग लगा के दोबारा पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ धकेल देना नहीं, लेकिन मलिक साहब, इमरान साहब सींग से सींग लड़ाए बगैर भी
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जो मेरे ख्याल से लास्ट प्रोग्राम में 17 वेवर दिए थे आईएमएफ ने। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि आईएमएफ जब हमारे अमेरिका बहादुर से ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो जनाब आईएमएफ में हमें वेवर भी मिल जाता है, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो जनाब बकौल प्राइम मिनिस्टर नाक से लकीरें तक खिंचवाई जाती हैं। तो ये भी तो थोड़ी सी बात है ना, इसमें ज्यादती भी तो होती है हमारे साथ। इमरान साहब खित्ते की क्या सूरत हाल है, उस वक्त क्या मामलात थे, खित्ते के अंदर किसका क्या इंटरेस्ट था, हमने क्या क्लाइंट स्टेट बन के ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है कि नहीं गुजारनी, मैं इस बहस में जाए बगैर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे बताएं हमारा कदम कौन सा गलत है। क्या इस मुल्क के अंदर खसारों को कम नहीं करना चाहिए, क्या अंदरूनी खसारे को कम नहीं करना चाहिए, क्या अपनी चादर के तहत अपने पैर नहीं फैलाने चाहिए, क्या अपने डॉलर के रिजर्व्स को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्या ताजिर को टैक्स नहीं देना चाहिए, क्या एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स नहीं देना चाहिए। इसमें कौन सी वो चीज़ है कि मैं जिसके लिए जाके नाक रगड़ाऊं। शहबाज शरीफ साहब ने बेपनाह कोशिश की, पर एट द एंड ऑफ द डे हमें भी तो ये फैसला करना है ना कि अपने पैरों के ऊपर खड़े होना है कि क्लाइंट स्टेट के मुताबिक जो बाकी खित्ते की जो जंग है उसके अंदर अपने आप को पेश कर देना है। तो हमने कोई ऐसा कदम नहीं लिया, हमें बिल्कुल खुददारी के साथ अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी जो कीमत है वो लोगों को समझा के पेन मैनेज करके सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये भी याद रखें कि जो खसारे जो बुनियाद होते हैं उस महंगाई की जिसकी वजह से आज गरीब आदमी पिसा हुआ है, जब तक उन खसारों के ऊपर काबू नहीं पाएंगे तो हमें नोट छाप के कर्जे लेके अवाम के ऊपर ही बोझ डालना पड़ेगा। तो लेट अस बी रियलिस्टिक। आप जैसे लोग जो मईशत को जानते हैं, जो मईशत की इंट्रिकेसीज और इंटरडिपेंडेंसीज को समझते हैं, उनकी मदद के साथ लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये आके अवाम को खुद बताएंगे कि ये तकलीफ टूवर्ड्स व्हाट ऑब्जेक्टिव है और इसका मकसद क्या है और क्या वो इस्लाहात का एजेंडा आगे लेके हम आ रहे हैं जिससे इस तरक्की को हम इंक्लूसिव, जिसका मतलब है कि जामे, सिर्फ किसी एक तबके के ऊपर उसके समरात ना मिले, इमरान खान साहब की एटीएम की तरह उसके समरात किसी एक तबके को ना मिले, पूरी कौम के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट हो और ये देर पा तरक्की हो। ये ना हो कि क्रेडिट कार्ड की तरह 6% पे जाएं और अगले महीने मुंह के ऊपर गिर जाएं, जो शौकत तरीन साहब करके गए थे। तो इंशाल्लाह ताला वी आर ट्राइंग टू पुट द फाउंडेशंस ऑफ द कंट्री राइट एंड इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा, क्योंकि नीयत साफ हो तो खुद ब खुद ही रास्ते आसान होते जाते। ठीक है, लेकिन इन तमाम बीच में जो ऑस्टेरिटी की आपने बात की, आप बार बार बात कर रहे हैं कि हमें अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर फैलाने चाहिए। तो बात यह कि ऑस्टेरिटी जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे कहां कहां आई, कितना किफायत शुमारी, क्योंकि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं इनका तो सबसे बड़ा अलमिया यही होता है कि सबको खुश करना होता है, सबको बांटना होता है। फिर वजारतें आप देखें, फिर आप अगर आईएमएफ से डील करने जाते हैं तो आपके कितने बड़े बड़े वफ्द वहां पर जाते हैं। ये तमाम चीजें, खुद ऑस्टेरिटी जो है वो हुकूमत के लेवल पे कहां पे है, वजारतों के हवाले से आपकी 18वीं तरमीम हो गई और आपकी बहुत सारी वजारतें जो हैं वो भी उसी तरीके से महकमे स्टैंड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्या व्यू है सर? देखें, बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की, तो इसलिए मैंने आपसे कहा फिस्कल कंसोलिडेशन, माशी इस्तेहकाम, जिसके अंदर एक पहलू वसाइल का है, रेवेन्यू का, दूसरा जो उसका पहलू है वो खर्चे को कम करने का है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा है, क्या इससे खर्चा कम नहीं होगा? क्या ये जो आज आपके सामने स्केलेटन काबीना मौजूद है, क्या इससे खर्चा कम नहीं होगा? क्या जो वजीर आजम साहब तनख्वाह नहीं ले रहे, काबीना तनख्वाह नहीं ले रही और सारे के सारे जो उनके अखराजात जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के हैं वो खुद उठा रहे हैं, इससे खर्चा नहीं कम होगा? पर इसके साथ साथ मोर इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ा जो आपका खर्चा है वो आपके पेंशन का है, तकरीबन 1000 अरब से ज्यादा क्या है। क्या इसी हुकूमत ने यह फैसला नहीं किया कि हम कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम्स के ऊपर जाएंगे? उसके बाद जो अगला जो फैसला है जिसकी तरफ आपने निशानदेही की कि अगर 18वीं तो है तो आपको इतने बड़े बड़े महकमे, इतने ज्यादा महकमे रखने की क्या जरूरत है? तो मुझे बताएं, वो जो रिफॉर्म का एजेंडा, जो डाउन साइजिंग वाला, जो आपके कल अपने अखबार की सुर्खी बना हुआ था, जिसके अंदर 1 लाख से ज्यादा नौकरियों को खत्म किया जाएगा, 5 महकमों से, 5 डिवीजनों से इस काम का आगाज हुआ है और महकमे बंद करके या मर्ज किए जाएंगे, उनके साथ अटैच्ड कंपनियों को बंद किया जाएगा, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर
साहब खुद फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने 5 डिवीजनों से ये काम शुरू कर दिया, दिन के 4 घंटे उस काम पे लगा रहे हैं। क्या इज इट नॉट एन एफर्ट इन दैट डायरेक्शन? बिल्कुल इस चीज का एहसास है। एंड सियासी आपका जो माशी इस्तेहकाम है इमरान साहब, बाय डेफिनेशन इट विल नॉट बी अचीवेबल विदाउट एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग द रिसोर्स एनवेलप। तो भरपूर तसल्ली रखें, उसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत जल्द आपको अच्छी खबरें उसके ऊपर आना शुरू हो जाएंगी जो आपके मेयार के ऊपर इंशाल्लाह ताला पूरी आएंगी। यकीनन हम तवक्का भी यही कर रहे हैं, उम्मीद भी यही कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ अली परवेज मलिक मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अली परवेज मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, यकीनन बहुत अच्छी बात है अगर इन तमाम डायरेक्शंस के अंदर चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो खबरें थी जनाब एग्रीकल्चर जो है उसको इनकम टैक्स के अंदर लेकर आया जाएगा। इसी तरीके से आपके जो रिटेल बेस है उनको भी, रिटेलर्स को भी, ये सारी चीज़ें इन्हीं की वजह से रिग्रेसिव टैक्सेशन है क्योंकि ये टैक्स नेट के अंदर नहीं है। फिर आपके यहाँ एक ताजिर दोस्त स्कीम आप लोग लेकर आए और पाकिस्तान में जो रिटेल सेक्टर है अभी तक उसके नंबर्स मेरे ख्याल से हार्डली 1 लाख से कमोबेश 1 लाख के करीब हैं। तो ये इन चीज़ों को करने से खुद अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल कितना दाव पे लगता है किसी भी सियासी जमात का, क्योंकि अमूमन यही देखा है कि इस किस्म के सख्त इक़दाम करने से घबराया जाता है और उनके ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है सियासी हुकूमतों की तरफ से। इमरान साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का जो फ़लसफ़ा है, अगर आप इस चीज़ को देखते हुए कि किस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर तेल इस कीमत पे उसने बेचना शुरू कर दिया था जिसके ऊपर शायद सऊदी अरेबिया में भी नहीं बिकता था, और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आके किस तरह से अपना पॉलिटिकल सरमाया इस्तेमाल किया और उसके बाद पाकिस्तान को दिवालियापन से बचाया, और आज जो मुश्किल वो फैसले ले रही है, तो मेरे ख्याल से मैं आपको कोई और बात करके भी आपको उस चीज़ के ऊपर यकीन दहानी नहीं करा सकता। कौम बखूबी वाकिफ है कि हम किस तरह से बुनियादें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने 2 बातें की, एक आपने ज़रई इनकम टैक्स की बात की और दूसरा आपने ताजिर दोस्त की और ताजिर टैक्सेशन की बात की। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं और किस तरह से यह हुकूमत मुश्किल फैसले इस डायरेक्शन में ले रही है आपके सामने है। जहां तक ज़रई इनकम टैक्स है, ऑन द सेम फॉर्मेट एज सैलरीड टैक्स, वो आप जानते हैं अगले साल से IMF प्रोग्राम के तहत ऑलरेडी सूबों ने कमिट कर दिया हुआ है, जिसके लिए मैं उनको भी सराहना चाहता हूं, चाहे वो KPK की हुकूमत हो, चाहे वो सिंध की हुकूमत हो, चाहे मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत हो। तो इंशाल्लाह ताला अगले कैलेंडर ईयर से आप उसके ऊपर अमली पेशरफ देखेंगे, क्योंकि ये IMF का जो SLA जो हुआ है उसके अंदर ये उसके ऊपर सूबों ने अपनी रजामंदी दी है, तो आपकी एक गिला तो उसमें दूर हो जाएगा। यकीनन जब रिसोर्सेज एक्सपैंड होंगे तो आप रिग्रेसिव टैक्सेशन को कम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ताजिर दोस्त की आपने बात की, देखें ताजिर तबके को हमने अवेयरनेस के जरिए, हमने एडवोकेसी के जरिए उनको बताने की कोशिश की है कि आपको मईशत के अंदर जो आपका हिस्सा है उसके मुताबिक आपको टैक्स का बोझ देना होगा, और उसके लिए हमने ताजिर दोस्त जो कि आसान रजिस्ट्रेशन की स्कीम है वो बिल्कुल लेके आए हैं। पर इमरान साहब एक और चीज़ पे भी थोड़ी सी आप तहकीक करिएगा, जो 236 सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके अंदर हमने ये बुनियाद रखी है कि हर मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर को माल देने से पहले ये देखेगा कि वो फाइलर है कि नॉन फाइलर है, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके लिए 2.5% की डिडक्शन करेगा इनकम की बिना के ऊपर, और अगर वो फाइलर है तो 0.1% पे करेगा। तो ये एक वो बहुत बुनियादी फर्क है जो किया गया, जिसकी वजह से इंसेंटिव फॉर देम टू रजिस्टर वहां पे कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से आप मार्केट्स के अंदर शोर देखते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज की गई है मैं आपको बता दूं, जो FBR की डिजिटाइजेशन जो शहबाज शरीफ साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर मैकिन्जी यहां पे कर रहा है, जो पाकिस्तान का नहीं जो दुनिया का सबसे बड़ा कंसल्टेंट है, वो कर ये रहा है कि ये जो 2.5% की अगर कोई डिडक्शन होती है, लोगों का खदशा ये है कि शायद लोग अपनी कीमत के अंदर उसको ऐड करके आगे कंज्यूमर से रिकवर कर लेंगे। बट जो चीज वो नहीं जानते और जिस चीज के ऊपर हम बारहा आगाही दे रहे हैं वो ये है कि 2.5% अगर आप अनक्लेम्ड उसके सामने रिटर्न जमा नहीं कराएंगे तो एक डेटा एनालिटिक्स का पूरा प्रोग्राम जो शहबाज शरीफ साहब 15 दिन में अनाउंस करेंगे उसके तहत
ये तखमीना लगाया जाएगा कि ये जो होलसेलर है इसने कितना काम, अगर 2.5% उसने अपना डिडक्शन करवाई है तो आप आसानी से एक एल्गोरिदम के जरिए तय कर सकते हैं कि उसने 100 रुपए का कारोबार किया है, और अगर 100 रुपए का कारोबार किया है उसकी क्या इनकम टैक्स होनी चाहिए, इसकी FBR के अंदर ही डिमांड जनरेट होगी और एक डैशबोर्ड के जरिए उसको पूरा ट्रैक किया जाएगा जब तक वो पैसा आपके अकाउंट में हुकूमत के ना आ जाए, और वहां पे इन्फोर्समेंट के अफसर को मार्क किया जाएगा और वो उसको इन्फोर्समेंट के जरिए उस बंदे को रजिस्ट्रेशन के अंदर लेके आएगा। तो ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, ताजिर दोस्त, द कैरेट द स्टिक बिटवीन द स्टिक बीइंग द 2.5% का टैक्स जिसको आप रिड्यूस करके 0.1% करा सकते हैं, और मिलके हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू हम ताजिर दोस्तों की मदद के साथ यहां से इकट्ठा करेंगे और इंशाल्लाह ताला भरपूर काम जारी है, तो तसल्ली रखें। ठीक है जी, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, बहुत अच्छी बात है। अब बात सारी ये है कि इन तमाम चीज़ों के लिए ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं, चाहे मतलब ज़ाहिर है कि हम लोग इससे हमारा माशरा जो है वो इस चेंज को उस तरह से वेलकम नहीं किया, चाहे आप ऑटोमेशन की बात करें, आप FBR की डिजिटाइजेशन की बात करें, आप इकॉनमी की डिजिटलाइजेशन की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें। बात यह है कि ये तमाम पॉलिसीज़ जो हैं इनकी कंटिन्यूएशन इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन बैक ऑफ माइंड जब यहाँ पे इस तरह की बातें होती हैं कि हुकूमत 1 महीने की मेहमान है, 2 महीने की मेहमान है, तो ये पॉलिसीज़ जो हैं, और जाहिर है कि जो अगली हुकूमत है, जो कोई भी होगी, जो दूसरी भी सियासी जमात होगी, जो आपके इक़दामात हैं वो उन्हीं के अंदर से जो है वो अपने मनपसंद चीज़ें निकालेंगे आवाम को बेचने के लिए। तो कितना डर होता है पॉलिसी मेकिंग में, इस पॉलिसी की कंटिन्यूएशन कितनी ज़रूरी है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा अली साहब। देखें इमरान साहब, जो सियासी अदमे इस्तेहकाम है और ये जो माशी और ये जो यहाँ पे जो नफ़रत की सियासत इस मुल्क के अंदर जिसके खान साहब अपनी सियासत के ज़रिए रख गए हैं, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, पर मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा। हमें मियाँ नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ से ये बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि एक दिन हो, 1 साल हो के 20 साल हो, हमने पाकिस्तान की रियासत, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जो सारे इकदामात की तरफ इशारा किया उनमें से कोई एक इकदाम भी बता दें जो इस हुकूमत के हक में हो, फौरी इमीडिएट टर्म के अंदर, और इस रियासत के मफादात के खिलाफ हो। मेरा नहीं ख्याल कोई भी काम होगा। हमें बड़ी क्लियर हिदायत है कि हमने रियासत की मजबूती के लिए पाकिस्तान को इस्लाहात के रस्ते पर डालना है। अल्लाह ताला ने अगर हमें इस कौम की खिदमत का मौका दिया है तो हमने उसको अपनी बेहतरीन सलाहियत की बिना के ऊपर हमने जिस हद तक हुआ हमने उस तरफ पुश करना है। उसके बाद बाकी जो मामलात हैं उसके अल्लाह ताला बेहतर जानता है, पर हम इससे कतन घबराए बगैर, अगर हम इस चीज की फिक्र होती ना कि ताजिर दोस्त हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर इस चीज की फिक्र होती ना कि हमारे बारे में ज़रई जो हमारे काश्तकार, बड़े काश्तकार वो क्या सोचते हैं, अगर हमें इसी चीज की फिक्र होती कि रियल एस्टेट के टाइकून्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो कतन हम वो काम ना करते जो हमने पिछले चंद महीनों में किए। तो मेरे ख्याल से चले जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और हम भी यही देखना चाहते हैं कि जो हार्ड कोर इकोनॉमिक डिसीजंस है, जो तरजीहात हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइजेस न चाहिए, और अगर यही सूरत हाल रहेगी तो यही ज़ामिन है पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की कि फैसले पाकिस्तान के रियासत के वसी तर मुफाद में हों, चाहे वो सियासी फैसले हों या वो मुआशी फैसले हों। बहुत बहुत शुक्रिया। अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए फाइनेंस, रेवेन्यू एंड पावर हैं। अब देखना यह है कि ये तरजीहात, ये पॉलिसीज़ किस तरह से पाकिस्तान को सर्व करती हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।